दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हों। लेकिन दोस्तों, हमारे देश का लोकतंत्र इस वक्त में अस्वस्थ है, यानी कि मौसमी बीमारी हमारे देश की संसद को इस वक्त में ग्रहण लगा चुकी है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से आज लोकसभा में अव्यवस्था हुई वो वास्तव में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। दोस्तों, कितनी विचित्र बात है कि इस कार्रवाई को स्थगित करने के बाद एक बैठक बुलाई जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ओम बिरला के द्वारा। लेकिन उसके बाद क्या कहा जाता है कि सदन की गरिमा को बना करके नहीं रखा गया। तो विपक्ष ने भी अपना एक आरोप लगाया। आरोप ये था कि कहीं ना कहीं उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया गया, संवाद का अवसर नहीं मिला। हर किसी का अपना अपना एक लॉजिक है, हर किसी का अपना एक तर्क है, और लोकतांत्रिक देश के भीतर दोस्तों तर्क का विशेष महत्व होता है। बिना तर्क के लोकतंत्र निर्जीव हो जाता है, और निर्जीव लोकतंत्र कभी भी देश के विकास में योगदान नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश के संसद के भीतर लोकसभा के 74 घंटे कार्रवाई के बर्बाद हुए, वास्तव में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। 21 घंटे 14 मिनट कुल कार्रवाई हुई, आप सोच सकते हैं। और इस समय के दौरान, इस अवधि के दौरान तकरीबन 20 बिल पास हो गए। लेकिन दोस्तों, क्या उससे जनहित का, जन कल्याण का वास्तविक मार्ग प्रशस्त होगा? ये अपने आप में एक सवाल है। आज मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ, इसका जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, इसी के अक्सतले जब देखते हैं कि हमारे देश के भीतर यदि सदन की कार्रवाई 1 मिनट के लिए भी चलती है, यानी कि हमारे देश की संसद यदि 1 मिनट के लिए भी चलती है दोस्तों, 2.5 लाख रुपए का उस पर खर्च होता है। लेकिन दोस्तों, इन राजनेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, राजनीतिक पार्टियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दोस्तों, उसका बड़ा विशेष कारण है। और कारण दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों की आय लगातार बढ़ती जा रही है। यदि आप इस पर विचार करेंगे और इन आंकड़ों को देखेंगे जो अभी मैं आपके सामने रखूँगा, तो आप वास्तव में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जो कोरोना काल में झटके खा रही है, लगातार लोग त्रस्त है, परेशान है, लेकिन हमारे देश के जो राजनेता हैं वो फिर भी मस्त है, खुशहाल है, वो कैसे है? आप इस बात को सोचने पर विवश जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी आय दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ष 2019-20 के दौरान 3623 करोड़ रुपए रही। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये 50% आय बढ़ी 2018-19 के मुकाबले, क्योंकि दोस्तों 18-19 में जो आय थी वो तकरीबन 2410 या 15 करोड़ के करीब थी, यानी कि काफ़ी मोटा इजाफा भाजपा के धन में हुआ। इसके अलावा दोस्तों यदि बात की जाए दूसरी पार्टी की, जो इस वक्त में विपक्ष का दर्जा भी सही तौर पर जिसके पास नहीं है, वो कांग्रेस है दोस्तों। कांग्रेस की आय तकरीबन 682 करोड़ रुपये। इसके अलावा दोस्तों यदि क्षेत्रीय पार्टियों की बात की जाए, छत्रपों की बात की जाए, तो उनमें दोस्तों टीएमसी के पास 143.67 करोड़ की आय वर्ष 2019-20 की। ये दोस्तों मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ जो चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई है। ये ऑडिट जारी किया गया है दोस्तों नेशनल पार्टीज़ की इनकम का, उनकी आय का, कि किस तरीके से बढ़ी है। इस लिस्ट में दोस्तों सीपीआई 6.58 के साथ सबसे नीचे है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा बीएसपी तकरीबन 58 करोड़ रुपए वहाँ पर उसकी आय रही। इसके अलावा दोस्तों एनसीपी 85.58 करोड़ रुपए, यानी कि यदि इन सभी पार्टियों को मिला दिया जाए, 5 या 6 पार्टियों को मर्ज कर दिया जाए, तब भी भाजपा की आय दोस्तों तकरीबन 3 गुना इन पार्टियों से बैठती है। ये सभी पार्टियां दोस्तों घूम फिर के 1200 करोड़ के एस्टिमेट फिगर के नीचे सिमट जाती है, यानी 1200 करोड़ भी इनकी जो आय है वो नहीं बैठती है। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी, जिसने दोस्तों विज्ञापन पर भी वर्ष 2019-20 में मैं आपको बताना चाहूँगा 400 करोड़ रुपए खर्च किए। आपने अपने जीवन में शायद 400 करोड़ रुपए कभी देखे भी नहीं होंगे, लेकिन हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों के पास इतना धन है कि वो जो चाहे कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया पर भी, मीडिया पब्लिसिटी पर भी काफ़ी मोटा खर्च किया गया है दोस्तों। 276 करोड़ रुपए वर्ष 2019 और 20 के दौरान दोस्तों खर्च किए गए, जिसमें दोस्तों 249 करोड़ रुपए अकेले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खाते में आते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के भीतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि इसकी रीच काफ़ी ज़्यादा है और ख़बरों को काफ़ी तेज़ी के साथ लोगों तक पहुंचाती है, प्रेषित करती है। और इसीलिए पार्टियों के लिए सबसे सरल माध्यम है कि चैनल के द्वारा अपनी पार्टी का प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए। लगातार दोस्तों मीडिया पर खर्च बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों 171 करोड़ रुपए 2018-19 में खर्च किए थे, जो कमोवेश बढ़ करके जैसा कि मैंने आपको बताया 249 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हो गए, और जो कुल खर्च हुआ वो 276 करोड़ रुपए दोस्तों, और 400 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग की पब्लिसिटी की। वो तो बड़ा विचित्र है दोस्तों कि पार्टियों के बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए जाते हैं। हर पार्टी अपने नेता को शक्तिशाली दिखाने का प्रयास करती है, लेकिन जनहित के कितने कार्य होते हैं इस बात का कोई उल्लेख नहीं करता, इस बात का कोई जिक्र नहीं करता। हमारे देश के भीतर जनता के मुद्दों को घुमा करके पेश किया जाता है। यदि संसद नहीं चलता तो मीटिंग बुला ली जाती है, विपक्ष को भी एकजुट करने का एक बहाना बना लिया जाता है। विपक्षी नेता भी उस मीटिंग में शामिल हो जाते हैं, जैसा आज हुआ। आज अधीर रंजन चौधरी जी भी शामिल हुए, अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल भी शामिल हुए, सोनिया गांधी जी भी। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो शून्य ही रहने वाला है और शून्य ही होगा। यही तो इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या का एक सबसे सरल तरीका है। दोस्तों वास्तव में जनता का दुर्भाग्य है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, लेकिन उन प्रतिनिधियों का जीवन तो ऐशो आराम में कटता है, लेकिन जनता को क्या मिलता है? क्या आपने कभी इस पर भी विचार किया? इस पर आपने कभी मंथन किया? दोस्तों मेरे विचार में आपको इस बात को सोचने का वक्त ही नहीं मिला होगा। दोस्तों इसके अलावा एक तो आंकड़ा मैं आपको और देना चाहूँगा जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि राजनेताओं की ज़िंदगी कितनी रईसी की होती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयर ट्रैवल पर भारतीय जनता पार्टी ने 250 करोड़ रुपए अपने नेताओं के खर्च किए, और इसके अलावा आर्थिक सहायता के रूप में 198 करोड़ रुपए वर्ष 2019-20 में अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को और अपनी पार्टी के नेताओं को आवंटित किए। वास्तव में दोस्तों देश संक्रमण से लड़ रहा है, लेकिन इस वक्त में राजनीतिक संक्रमण की सरगर्मी भी काफ़ी जोरों पर है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दोस्तों किसान यदि एमएसपी की गारंटी मांगता है तो इसमें गुनाह क्या है? दोस्तों देश के भीतर हर साल चाहे सरकारी कर्मचारी हो या कोई राजनेता हो, हर किसी के भत्ते में वृद्धि होती है। महंगाई भत्ता बढ़ता है, लेकिन क्या किसान का भत्ता नहीं बढ़ना चाहिए? ये अपने आप में एक सवाल है। दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं राकेश टिकैत, जो इस वक्त में गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को एक तरीके से लीड करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा दोस्तों कि वो अपनी इस पूरी रणनीति में कितना सफल होते हैं और किस हद तक वो जाते हैं। लेकिन उनकी रणनीति को काउंटर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी पुरजोर तरीके से मैदान में आ गई है। दोस्तों कहीं ना कहीं इस बात का प्रचार किया जा रहा है, चाहे वो चौपाल हो या फिर खाट सभाएं, लगातार इस तरीके की अब मीटिंग शुरू की जाएगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि लोगों को ये समझाया जाए कि कानून आपके हित में है। दोस्तों ये एग्जाम्पल मैंने आपको एक इस तरीके से दिया ताकि आप समझ सकें कि भारत के इस ढांचे में, इस व्यवस्था के भीतर किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां ताकत का दुरुपयोग करती है। मैंने आपको पूरे आंकड़े आज अपनी वीडियो में जिस तरीके से बताए कि राजनीतिक पार्टियों का
पूरा मज़ा है, पूरी चांदी है, सब कुछ राजनेताओं के पास होता है। दोस्तों सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो ऐसे में उसके खर्च भी बड़े होंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनावी खर्च दोस्तों 559 करोड़ रुपए तकरीबन बढ़ा। आप याद रखिएगा ये आंकड़ा दोस्तों 2019-20 के दौरान। और दोस्तों 2019 में लोकसभा चुनाव भी थे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। तो सारा खेल दोस्तों पैसे का है। जिसके पास धन है, संपत्ति है, वो कुछ भी कर सकता है संसार में। एक गरीब व्यक्ति बिना धन के मारा मारा फिरता है, लेकिन उसकी सुनवाई करने वाला कोई होता नहीं दोस्तों। ये वास्तविक सच्चाई है, वास्तविक हकीकत है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो उसके लिए भी पार्टियों के पास अपने अपने तर्क होते हैं, लेकिन जनता के पास कोई तर्क नहीं। जनता की बात को तो कुतर्क कह करके टाल दिया जाता है। यही तो दोस्तों लोकतंत्र की हत्या होती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को 255 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा दोस्तों कंट्रीब्यूशन के जरिए दोस्तों 844 करोड़ रुपए, डोनेशन के जरिए 238 करोड़ रुपए और मेंबरशिप के जरिए 20.12 करोड़ रुपए। यानी कि कुल मिलाकर के किस तरीके से दोस्तों खर्च बढ़ रहा है। लगातार इस तरीके की व्यवस्था बनाई जा रही है, इस तरीके का एक सिस्टम दोस्तों बन गया है जो वास्तव में हमारे देश को खोखला करने का कार्य करेगा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दोस्तों हो चली है, इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। लेकिन रोक कौन लगाएगा दोस्तों, ये अपने आप में एक सवाल है। इस सवाल का जवाब देगा कौन? किसके पास ये सवाल पूछने की ताकत होगी कि आप इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? आपके पास तो सारी शक्तियां हैं। एक बार यदि कोई व्यक्ति माननीय बन जाता है, चाहे वह आपराधिक छवि का ही क्यों ना हो, उसकी भी पूजा होने लगती है। और दोस्तों इसको लेकर के अदालतें फटकार लगाती रह जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं। और इस बात को अदालतें भी जानती हैं। और कई बार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार भी किया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक भ्रष्टाचार देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। और एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह की यदि स्थिति बनती है तो वो लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर करने का कार्य करती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम बात कही। सुप्रीम बात क्या थी दोस्तों, आप उसको भी याद रखिएगा। भाजपा पर जुर्माना लगा दोस्तों 1 लाख रुपए का। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। लेकिन क्या इस 1 लाख रुपए के जुर्माने से कुछ होने वाला है? और ये जुर्माना क्यों लगा दोस्तों? आपके मस्तिष्क में ये सवाल भी आया होगा। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इस बात की पैरवी करता है, इस बात को कहता है कि आपराधिक छवि के जो लोग हैं उनको राजनीति से दूर किया जाए। कहीं ना कहीं उनकी बातें जो है, उनकी खबरें बड़े व्यापक पैमाने पर मीडिया के भीतर छपवाई जाए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां लगातार इस बात का प्रयास करती है कि उनकी बातों को, आपराधिक छवि के नेताओं की खबरों को छोटे अखबारों में छपवाया जाए। और यही टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने भी की। कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां ये प्रयास करती है कि कहीं ना कहीं उन अखबारों में ये खबरें दी जाए जिनकी रीच कम हो, जिनकी पकड़ कम हो, उनमें ये खबरें दी जाए ताकि जनता में इनकी छवि बनी रहे। वास्तव में दोस्तों हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां ऐसा करके देश के लोगों का अपमान करती है, देश के नागरिकों की भावनाओं की हत्या की जाती है। दोस्तों मैं ईमानदारी के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ, आपकी भावनाओं का राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कत्ल किया जाता है। उनके पास धन भी है, उनके पास सब कुछ है, विरोध होता है संसद में, कार्रवाई स्थगित होती है, तो धन जनता का जाता है, बिगड़ता किसी का कुछ नहीं। दोस्तों यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। और ये दुर्भाग्य पता नहीं कब तक चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर पाता दोस्तों, चीज़ें ऐसी की ऐसी ही बनी रह जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीपी पर भी जुर्माना लगा है। दोस्तों आप याद रखिएगा कि यहाँ पर 5 लाख रुपए एनसीपी पर जुर्माना लगा है। लेकिन फिर भी
इन राजनीतिक पार्टियों पर, राजनीति के जो रसूखदार लोग हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फ़र्क तो जनता पर पड़ेगा। जनता के पैसे से संसद चलती है और उस संसद में कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, जनता की जेब ढीली हो जाती है। दोस्तों, देश का किसान परेशान है, देश की जनता बदहाल है। पेगासस की जासूसी की जांच, पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी की जांच चल रही है। अब देखना यह है कि इन मुद्दों के अक्स तले क्या होता है। क्या प्रदेश में 2022 में कमल खिलेगा? यह अपने आप में एक सवाल है, अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है पार्टी के लिए, भाजपा के लिए, कि किस तरीके से वहाँ पर कमल को खिलाया जाए, क्योंकि कमल खिलना भी महत्वपूर्ण है, खास है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश में जिस तरीके से संसद की गरिमा को तार तार किया गया, ऐसा दोबारा ना होने पाए। संसद के सदन ईमानदारी के साथ चले, कार्रवाई अच्छी तरीके से हो और देश के मुद्दे, जनता के मुद्दे सुने जाए। दोस्तों, हमारे देश का किसान सड़कों पर है। क्या ये लोकतांत्रिक देश में कभी स्वीकार किया जा सकता है? उस देश में दोस्तों, जहाँ का किसान दिन रात मेहनत करके हमारा पेट पालने का कार्य करता है, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि 38% किसान महाराष्ट्र के भीतर आत्महत्या कर लेते हैं हर साल। सबसे ज़्यादा है दोस्तों ये आंकड़ा, 38% का आंकड़ा जो है महाराष्ट्र के भीतर सर्वाधिक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अलावा दोस्तों, किसानों की बातें लगातार तमाम पार्टियों के द्वारा की जाती रही। हर पार्टी ये बात करती है, इस बात का जिक्र करती है कि उनकी पार्टी किसानों के हित में है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के भीतर महाराष्ट्र की यदि मैं बात करूँ तो तकरीबन 76% मंत्री ऐसे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर है। और दोस्तों, 42% जो उनकी कंपनियां हैं वो ऐसी है जो कृषि से जुड़ी हुई है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कुल कंपनियों की संख्या यहाँ पर तकरीबन दोस्तों 161 कंपनियाँ महाराष्ट्र के भीतर जो वहाँ पर गठबंधन है, उन गठबंधन के नेताओं के नाम, उन नेताओं के परिवारों के सदस्यों के नाम पर है। ये हमारे देश के लोकतंत्र का एक वो कड़वा सच है, जहाँ पर किसान को ये जताने का, ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि सरकारें उनके साथ है, व्यवस्था उनके साथ है, लेकिन किस तरीके से चीज़ें दोस्तों बदल जाती है, ये अपने आप में काफ़ी गंभीर मुद्दा है, गंभीर सवाल है। दोस्तों, क्या इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप भी इस पर विचार कीजिएगा, मंथन कीजिएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि कुछ ज़रूर होगा। और दोस्तों, मैं आपको जल्दी से अब बताना चाहूँगा कुछ वे पॉइंट और दोस्तों कुछ वे तथ्य जिनके जरिए आप ये समझ जाएंगे कि किस नेता के नाम कितनी कंपनियां हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उद्धव ठाकरे के नाम पर 12 कंपनियां हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आदित्य ठाकरे 8 कंपनियां। इसके अलावा दोस्तों अजीत पवार की फैमिली के नाम पर दोस्तों 31 कंपनियां काम करती है। तो किस तरीके से दोस्तों राजनीतिक पार्टियां हमारे देश के भीतर मस्त है, आप समझ सकते हैं, पूरा आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द जनता के अच्छे दिन आए, हमारे देश में तरक्की हो। नमस्कार दोस्तों।